अकाउंटेंट लेखापाल बनने के लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास करके बीकॉम या संबंधित स्नातक डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 1. टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान प्राप्त करें। 2. जीएसटी, टीडीएस और टैक्सेशन की बुनियादी समझ विकसित करें। 3. चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के लिए आईसीएआई के माध्यम से सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा पास करें और आर्टिकलशिप पूरी करें। एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग सिद्धांतों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, बुक कीपिंग और टैली सैप जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का गहरा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी निपुण होना चाहिए। अकाउंटिंग लेखांकन व्यवसाय की वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है ताकि लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति को समझा जा सके। इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। अकाउंटिंग के 3 सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स हैं। 1. व्यक्तिगत खाता पर्सनल एसी, पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। 2. वास्तविक खाता रियल एसी, जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। 3. नाम मात्र खाता नॉमिनल एसी, सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें, सभी आय और लाभों को क्रेडिट करें। अकाउंटिंग में मुख्य रूप से 6 प्रकार के वाउचर होते हैं। 1. भुगतान वाउचर, पेमेंट वाउचर -F5। 2. प्राप्ति वाउचर, रिसीट वाउचर -F6। 3. कॉन्ट्रा वाउचर -F4, नकद और बैंक के बीच लेन देन के लिए। 4. जर्नल वाउचर F7। 5. खरीद वाउचर, परचेज वाउचर -F9। 6. बिक्री वाउचर, सेल्स वाउचर -F8। बैंक एंट्रीज मुख्य रूप से कॉन्ट्रा -F4 और पेमेंट रिसिप्ट -F5, F6 वाउचर में होती हैं। प्रमुख बैंक एंट्रीज के नियम इस प्रकार हैं। लेन देन, ट्रांजैक्शन। कौन सा वाउचर, डेबिट, क्रेडिट, बैंक में नकद जमा करना। कॉन्ट्रा F4, बैंक खाता, बैंक एसी, नकद खाता, कैश एसी, बैंक से नकद निकालना। कॉन्ट्रा F4, नकद खाता, कैश एसी, बैंक खाता, बैंक एसी, किसी को चेक से भुगतान करना। भुगतान। F5, प्राप्तकर्ता का खाता, बैंक व्यय खाता, बैंक एसी, चेक NEFT द्वारा भुगतान प्राप्त करना। प्राप्ति। F6, बैंक खाता, बैंक एसी, देने वाले का खाता, बैंक आय खाता, बैंक द्वारा शुल्क कटना, चार्जेस। भुगतान। F5, बैंक शुल्क खाता, बैंक चार्जेस एसी, बैंक खाता, बैंक एसी, बैंक द्वारा ब्याज मिलना, इंटरेस्ट। प्राप्ति। F6, बैंक खाता, बैंक एसी, ब्याज प्राप्त खाता, इंटरेस्ट रिसीव्ड एसी। इन्वेंट्री एक व्यवसाय की माल सूची या स्टॉक होती है जिसे वह बेचने, उत्पादन में उपयोग करने या वितरण के उद्देश्य से रखता है। लेखांकन अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को एक चालू संपत्ति, करंट एसेट माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद हमेशा उपलब्ध रहें, जबकि अनावश्यक भंडारण लागत से भी बचा जा सके। इन्वेंट्री के मुख्य प्रकार। मेन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग करने वाले व्यवसायों में इन्वेंट्री को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। ये वे बुनियादी पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी उत्पाद को बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कार बनाने वाली कंपनी के लिए स्टील, कपड़ा बनाने वाली कंपनी के लिए कपास। 2. कार्य प्रगति, वर्क इन प्रोसेस, WIP। ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में हैं, यानी वे कच्चे माल से आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन अभी तक तैयार माल नहीं बनी है। इसमें कच्चे माल की लागत, लगाए गए श्रम, लेबर और अन्य विनिर्माण ओवरहेड शामिल होते हैं।
3. तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स। ये वे उत्पाद हैं जो पूरी तरह से निर्मित हो चुके हैं और ग्राहकों को बिक्री या वितरण के लिए तैयार हैं। इन्वेंट्री का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। राजस्व सृजन, ये वो प्राथमिक स्रोत है जिसे बेचकर कंपनी लाभ कमाती है। मांग पूरी करना, पर्याप्त इन्वेंट्री होने से अचानक मांग बढ़ने पर भी ग्राहकों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। लागत नियंत्रण, सही इन्वेंट्री स्तर बनाए रखने से ओवर स्टॉकिंग जिससे भंडारण लागत बढ़ती है और अंडर स्टॉकिंग जिससे बिक्री का नुकसान होता है, दोनों से बचा जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री का मूल्य कंपनी की बैलेंस शीट में एक संपत्ति के रूप में और बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स की गणना में महत्वपूर्ण होता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस या तलपट में लेजर लेजर के सभी खातों के शेष बैलेंसेस दिखते हैं। ये सभी खातों की एक सूची होती है जिसमें डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट शेषों को अलग अलग कॉलम में दिखाया जाता है। वन संपत्तियां, एसेट्स जैसे नकद, बैंक बैलेंस, देनदार डेटर्स, मशीनरी, भवन, इनका सामान्यतः डेबिट शेष होता है। 2. व्यय और हानियां, एक्सपेंसेस और लॉसेस जैसे वेतन, किराया, बिजली बिल, क्रय, परचेजेस, इनका सामान्यतः डेबिट शेष होता है। 3. देनदारियां, लायबिलिटीज जैसे लेनदार, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, देय बिल, बिल्स पेएबल, इनका सामान्यतः क्रेडिट शेष होता है। 4. पूंजी, कैपिटल, व्यवसाय के मालिक का निवेश, इसका सामान्यतः क्रेडिट शेष होता है। 5. आय और लाभ, इनकम्स और गेन्स जैसे विक्रय, सेल्स, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, इनका सामान्यतः क्रेडिट शेष होता है। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेबिट कॉलम का कुल योग हमेशा क्रेडिट कॉलम के कुल योग के बराबर हो, जो लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम की अंकगणितीय सटीकता अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करता है। द बुक या मूल प्रविष्टि की पुस्तक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तिथि के क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकली और उनके पूरे विवरण डिटेल्स के साथ पहली बार रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये मुख्यतः जर्नल या सहायक बहियां, सब्सिडियरी बुक्स जैसे कैश बुक, क्रय बही, परचेज बुक और विक्रय बही, सेल्स बुक होते हैं। डे बुक अकाउंटिंग में सभी दैनिक लेन देनों और डेली ट्रांजैक्शंस को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकली पहली बार रिकॉर्ड करता है। यह कैश, विक्रय, क्रय या अन्य लेन देनों के लिए एक मूल प्रविष्टि की पुस्तक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के रूप में कार्य करता है। प्रॉफिट एंड लॉस माइनस P&L अकाउंट या लाभ और हानि विवरण, इनकम स्टेटमेंट, एक निश्चित लेखांकन अवधि जैसे 1 वर्ष के लिए व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारी दिखती है। 1. सकल लाभ या हानि, ग्रोस प्रॉफिट और लॉस, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आता है और सीधे बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद की स्थिति बताता है। 2. अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्यवसाय चलाने में होने वाले सभी खर्चे जैसे कार्यालय और प्रशासनिक व्यय, वेतन, किराया, बिजली बिल, कानूनी शुल्क। बिक्री और वितरण व्यय, विज्ञापन, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, माल भेजने का किराया। वित्तीय व्यय, बैंक ब्याज, ऋण पर ब्याज। 3. अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम्स, मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली आय जैसे प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्राप्त कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, छूट प्राप्त, डिस्काउंट रिसीव्ड। 4. शुद्ध लाभ या हानि, नेट प्रॉफिट और लॉस, ये खाते का अंतिम परिणाम होता है। ये बताता है कि सभी आय और सभी खर्चों को समायोजित करने के बाद कंपनी ने वास्तव में कितना शुद्ध लाभ कमाया है या कितनी शुद्ध हानि उठाई है। स्टॉक समरी एक रिपोर्ट है जो किसी खास तारीख को आपके पास उपलब्ध माल स्टॉक इन हैंड की पूरी जानकारी दिखाती है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं।
वन, स्टॉक आइटम का नाम, नेम ऑफ स्टॉक आइटम, आपके पास मौजूद सभी उत्पादों की सूची। टू, क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी, खरीद बिक्री के बाद उस समय किसी आइटम की कितनी इकाई यूनिट्स बची हैं। थ्री, द रेट, रेट प्रति इकाई स्टॉक का मूल्य। फोर, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, कुल बची हुई क्वांटिटी का कुल मौद्रिक मूल्य। ये रिपोर्ट स्टॉक का सही मूल्यांकन करने और इन्वेंट्री से संबंधित निर्णय लेने में मदद करती है। स्टॉक समरी, स्टॉक समरी एक रिपोर्ट है जो किसी खास तारीख को आपके पास उपलब्ध माल स्टॉक इन हैंड की पूरी जानकारी दिखाती है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं। वन, स्टॉक आइटम का नाम, नेम ऑफ स्टॉक आइटम, आपके पास मौजूद सभी उत्पादों की सूची। टू, क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी, खरीद बिक्री के बाद उस समय किसी आइटम की कितनी इकाई यूनिट्स बची हैं। थ्री, द रेट, रेट प्रति इकाई स्टॉक का मूल्य। फोर, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, कुल बची हुई क्वांटिटी का कुल मौद्रिक मूल्य। ये रिपोर्ट स्टॉक का सही मूल्यांकन करने और इन्वेंट्री से संबंधित निर्णय लेने में मदद करती है। दिवालिया, बैंक्रप्सी एक कानूनी स्थिति है जब कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल या कोई संस्था, कंपनी अपने ऊपर लिए गए कर्ज, डेट या वित्तीय दायित्वों को चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो वो अदालत, कोर्ट में दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन कर सकती है या लेनदार, क्रेडिटर्स, उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। संक्षेप में, दिवालियापन, बैंक्रप्सी वह कानूनी घोषणा है जो ये प्रमाणित करती है कि कोई व्यक्ति या कंपनी वित्तीय रूप से टूट चुकी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऋणदाता, क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा करती है और साथ ही उस व्यक्ति या कंपनी को एक नई वित्तीय शुरुआत करने का मौका देती है। कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने के बाद अदालत उस व्यक्ति, कंपनी की संपत्ति को बेचकर या पुनर्गठन करके कर्जदारों को उनका पैसा चुकाने का प्रयास करती है। याद रखें, केवल कर्ज चुकाने में असमर्थ होना शोधन अक्षमता, इंसॉल्वेंसी कहलाता है, जबकि न्यायालय द्वारा उस असमर्थता को कानूनी रूप से घोषित कर देना दिवालियापन, बैंक्रप्सी कहलाता है। अकाउंटिंग की भाषा में ड्राइंग्स को आहरण कहते हैं। परिभाषा, जब कोई व्यवसाय का मालिक या भागीदार, ओनर और पार्टनर अपने निजी, पर्सनल इस्तेमाल के लिए व्यवसाय से नकद, कैश या माल वस्तुएं, गुड्स, एसेट्स निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। मुख्य बातें। वन, व्यक्तिगत उपयोग, इसका उपयोग केवल मालिक के निजी खर्चों जैसे घर का किराया, बच्चों की फीस, व्यक्तिगत खरीदारी के लिए होना चाहिए, न कि व्यवसाय के लिए। टू, पूंजी पर प्रभाव, ड्राइंग मालिक की पूंजी, कैपिटल को कम कर देती है क्योंकि ये मालिक का वो हिस्सा है जिसे उसने व्यवसाय से वापस निकाल लिया है। थ्री, लेखांकन अकाउंटिंग, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट में पूंजी में से घटाया जाता है। हिंदी में पेरोल, पेरोल शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं जो संदर्भ के आधार पर अलग अलग होते हैं। यहां हम दोनों के बारे में बता रहे हैं। एक, व्यवसाय और लेखांकन में पेरोल, ये सबसे सामान्य व्यावसायिक अर्थ है। पेरोल का मतलब किसी कंपनी या संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन, सैलरी देने की पूरी प्रक्रिया से होता है। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। सैलरी, मजदूरी की गणना, यह तय करना कि कर्मचारी ने कितने घंटे दिन काम किया और उसका सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी कितना बनता है। कटौतियां, डिडक्शंस, सकल वेतन में से आवश्यक कटौतियां करना, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, टीडीएस, कर्मचारी भविष्य निधि, पीएफ, ईपीएफ, बीमा प्रीमियम, शुद्ध वेतन, नेट सैलरी, सभी कटौतियों के बाद कर्मचारी को वास्तव में कितना पैसा मिलेगा। भुगतान, कर्मचारी के बैंक खाते में पैसे जमा करना या चेक देना। रिकॉर्ड रखना, सभी भुगतान, कटौतियों और करों का कानूनी रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड्स रखना। संक्षेप में, पेरोल वो सूची या प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी यह ट्रैक करती है कि वो अपने कर्मचारियों को कितना और कैसे भुगतान करती है। दो, कानूनी या जेल से संबंधित पैरोल,
ध्यान दें, इसे अक्सर पेरोल पेरोल के बजाय पेरोल पेरोल कहा जाता है, लेकिन उच्चारण में समानता के कारण भ्रम होता है। पैरोल एक कानूनी प्रावधान है जिसके तहत किसी कैदी को उसकी सजा की अवधि पूरी होने से पहले कुछ शर्तों के साथ ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी एक तरह का सेवा समापन लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट है जो नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को उसकी लंबी और निरंतर सेवा के लिए आभार के तौर पर एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाता है। यह राशि कर्मचारी को सेवा छोड़ने, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, इस्तीफा या मृत्यु अक्षमता की स्थिति में मिलती है। पात्रता एलिजिबिलिटी। भारत में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी के लिए पात्र होने की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं। 1. निरंतर सेवा। कर्मचारी ने उसी कंपनी में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। अपवाद: मृत्यु या दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती है। 4 साल 240 दिन का नियम। कई मामलों में यदि कर्मचारी ने 4 साल और 240 दिन या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो उसे 5 साल की सेवा पूरी माना जाता है। गणना सूत्र कैलकुलेशन फॉर्मूला। ग्रेच्युटी की गणना आमतौर पर कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है। अधिनियम के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए सामान्य सूत्र: अंतिम मासिक वेतन लास्ट ऑन सैलरी। इसमें आमतौर पर कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक पे और महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस डीए शामिल होता है। 15. यह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन को दर्शाता है। 26. ये एक महीने में औसत कार्य दिवसों की संख्या को दर्शाता है। मासिक वेतन को 26 से विभाजित करके एक दिन का वेतन निकाला जाता है। कर लाभ टैक्स बेनिफिट्स। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रूप में मिली राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त टैक्स फ्री होती है। वर्तमान में 2025 तक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। ये वीडियो आपको दिखाता है कि ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है। ग्रेच्युटी क्या है, जानिए इसका हकदार कौन है और कैसे होती है गणना। YouTube वीडियो देखने से जुड़ी जानकारी YouTube पर की गई आपकी गतिविधियों के इतिहास में सेव की जाएगी। YouTube आपका डेटा अपनी सेवा की शर्तों के तहत सेव और इस्तेमाल करेगा। संजय दत्त भारतीय बारे में बताओ। अकाउंटिंग सैलरी डिटेल्स इंडिकेटर्स। अकाउंटिंग सैलरी डिटेल्स इंडिकेटर्स तीन अलग अलग अवधारणाओं बैलेंस शीट जिसे तुलन पत्र या वित्तीय स्थिति का विवरण स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, किसी भी कंपनी के 3 मुख्य वित्तीय विवरणों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट समय पर जैसे 31 मार्च को कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट, एक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। बैलेंस शीट के 3 मुख्य घटक। बैलेंस शीट एक मूलभूत लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन पर आधारित होती है जिसके दोनों पक्ष हमेशा संतुलित बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस शीट में इन तीनों घटकों का विवरण दिया जाता है। 1. परिसंपत्तियां एसेट्स। ये वे सभी संसाधन रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के पास हैं और जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। उदाहरण: नकदी, कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, भवन, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, माल, ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि रिसीवेबल्स। इन्हें आमतौर पर वर्तमान परिसंपत्तियां करंट एसेट्स जिन्हें 1 वर्ष के भीतर नकदी में बदला जा सकता है और गैर वर्तमान परिसंपत्तियां नॉन करंट एसेट्स जैसे लंबी अवधि की संपत्ति में विभाजित किया जाता है। 2. देनदारियां लायबिलिटीज। ये कंपनी के वित्तीय दायित्व ऑब्लिगेशंस या ऋण डेट्स हैं जो कंपनी को भविष्य में दूसरों को चुकाने हैं। उदाहरण: बैंक से लिए गए ऋण,
लोन्स आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स को देय राशि, कर्मचारियों को देय वेतन कर, टैक्सेस। इन्हें भी वर्तमान देनदारियां, करंट लायबिलिटीज, 1 वर्ष के भीतर देय और गैर वर्तमान देनदारियां, नॉन करंट लायबिलिटीज, लंबी अवधि के ऋण में विभाजित किया जाता है। 3. शेयर धारकों की इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। यह कंपनी में मालिकों, शेयरधारकों की रुचि या दावे को दर्शाता है। यह वो राशि है जो कंपनी के सभी परिसंपत्तियों से देनदारियों को घटाने के बाद बचती है। उदाहरण, शेयर पूंजी, शेयर कैपिटल, आरक्षित निधि रिजर्व्स और संचित लाभ, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बैलेंस शीट क्यों कहलाती है? इसे बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा लेखांकन समीकरण के कारण संतुलन में रहती है। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट निवेशक, इन्वेस्टर्स, लेनदारों, क्रेडिटर्स और प्रबंधन मैनेजमेंट को कंपनी की वित्तीय मजबूती और जोखिमों का आकलन करने में मदद करती है। यह सवाल स्पष्ट नहीं है क्योंकि हॉन्टेड शब्द का लेखांकन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। एक अकाउंटेंट, लेखाकार को बैलेंस शीट के बारे में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि इसे तैयार करने और विश्लेषण करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। यहाँ वह विस्तृत नॉलेज और कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है जो एक अकाउंटेंट के लिए आवश्यक है। 1. बैलेंस शीट के बारे में आवश्यक ज्ञान, नॉलेज। एक अकाउंटेंट को निम्नलिखित सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र, आवश्यक ज्ञान, मूल सिद्धांत, लेखांकन समीकरण, टेक्स्ट, परिसंपत्तियां इक्वल्स टेक्स्ट, देनदारियां, जो टेक्स्ट, इक्विटी का सटीक ज्ञान, वर्गीकरण, परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के सभी घटकों को चालू, करंट और गैर चालू, नॉन करंट के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत करने की क्षमता। मानक और नियम, भारतीय लेखांकन मानक, इंड एस, IFRS या लागू होने वाले स्थानीय GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नियमों और प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर आवश्यकताओं का गहरा ज्ञान। मूल्यांकन, इन्वेंट्री, माल, अचल संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स और देनदारियों के मूल्यांकन के तरीकों जैसे लागत मूल्य, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, मूल्यह्रास गणना का ज्ञान। सटीक प्रविष्टि, सभी वित्तीय लेन देन को बैलेंस शीट के घटकों में सही ढंग से दर्ज करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम की समझ। वित्तीय संबंध, बैलेंस शीट का लाभ और हानि विवरण, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और नकद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ संबंध, विशेषकर रिटेन्ड अर्निंग्स के माध्यम से समझना। 2. अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अकाउंटेंट के रूप में बैलेंस शीट के संबंध में मुख्य जिम्मेदारी इसे सटीकता, पूर्णता और नियमानुसार कंप्लायंट तैयार करने की होती है। तैयारी और रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन एंड रिकॉर्डिंग। 1. लेजर बंद करना, क्लोजिंग लेजर्स। वर्ष के अंत में सभी अस्थायी, नॉमिनल खातों जैसे आय और व्यय को बंद करके उनका शुद्ध परिणाम, नेट रिजल्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स में स्थानांतरित करना। 2. समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टिंग एंट्रीज, बकाया खर्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड खर्चों, उपार्जित आय, अक्रूड इनकम और मूल्यह्रास, डिप्रीशिएशन जैसी समायोजन प्रविष्टियां दर्ज करना। 3. ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, अंतिम समायोजित ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर हो। 4. बैलेंस शीट का निर्माण, ट्रायल बैलेंस से सभी वास्तविक रियल खातों, परिसंपत्तियां, देनदारियां और इक्विटी को वर्गीकृत करके बैलेंस शीट बनाना। बी. सटीकता और प्रमाणन, एक्यूरेसी एंड सर्टिफिकेशन। 1. बैंक समाधान, बैंक रिकंसिलिएशन, यह सुनिश्चित करना कि बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के अनुसार सटीक हो। 2. इन्वेंट्री सत्यापन, भौतिक इन्वेंट्री गिनती को बैलेंस शीट में दर्ज इन्वेंट्री मूल्य के साथ मिलाना। 3. लेखा परीक्षा ऑडिट सहायता, बाहरी लेखा परीक्षकों, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को आवश्यक दस्तावेज, स्पष्टीकरण और वर्किंग पेपर्स प्रदान करना। सी. विश्लेषण और रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। 1. अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट डेटा का उपयोग करके महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों जैसे करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो की गणना करना और उनका विश्लेषण करना। 2. रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट को प्रबंधन और बाहरी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के लिए आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करना। 3.
प्रकटीकरण नोट्स, डिस्क्लोजर नोट्स, सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और बैलेंस शीट मदों के पीछे के नोटों, नोट्स टू अकाउंट्स को तैयार करना। संक्षेप में, अकाउंटेंट बैलेंस शीट को सिर्फ बनाने वाला नहीं होता, बल्कि वो कंपनी की वित्तीय सेहत का डॉक्टर होता है, जो सही डेटा रिकॉर्ड करता है, त्रुटियों को ठीक करता है और वित्तीय स्थिति का सही निदान, डायग्नोसिस प्रस्तुत करता है। जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अलग अलग करों को एक ही कर प्रणाली में एकीकृत कर दिया। यहाँ जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। 1. जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एक व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुचरणीय, मल्टी स्टेज, गंतव्य आधारित, डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, जो वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं, सर्विसेज की आपूर्ति, सप्लाई पर लगाया जाता है। व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, इसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेवा कर, सर्विस टैक्स, वैट प्रवेश कर, एंट्री टैक्स जैसे लगभग सभी पुराने अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया। बहुचरणीय, मल्टी स्टेज, ये उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण, खरीद, उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लगाया जाता है। गंतव्य आधारित, डेस्टिनेशन बेस्ड कर उस जगह पर लगाया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग, कंजम्पशन होता है, न कि उस जगह पर जहां वे उत्पादित होती हैं। वैल्यू एडिशन पर कर, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस आईटीसी की है। इसका मतलब है कि व्यापारी को उत्पादन या खरीद के दौरान चुकाए गए कर का क्रेडिट मिल जाता है और उसे केवल जोड़े गए मूल्य पर ही कर देना होता है। इससे दोहरे कराधान, डबल टैक्सेशन की समस्या समाप्त हो जाती है। 2. जीएसटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। भारत में जीएसटी के 4 मुख्य प्रकार हैं, जो लेन देन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकार: पूर्ण रूप, फुल फॉर्म, कब लागू होता है, किसके खाते में जाता है। सीजीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल जीएसटी, राज्य के भीतर, इंट्रा स्टेट बिक्री पर, केंद्र सरकार। एसजीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट जीएसटी, राज्य के भीतर, इंट्रा स्टेट बिक्री पर, संबंधित राज्य सरकार। आईजीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड जीएसटी, 2 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, इंटर स्टेट बिक्री पर, केंद्र सरकार, बाद में उपभोग वाले राज्य को इसका हिस्सा मिलता है। यूटीजीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर बिक्री पर, संबंधित केंद्र शासित प्रदेश। उदाहरण: अगर महाराष्ट्र का कोई व्यापारी महाराष्ट्र में ही 1000 रुपए का सामान बेचता है और दर 18% है, तो 90 रुपीज सीजीएसटी और 90 रुपीज एसजीएसटी लगेगा। अगर महाराष्ट्र का व्यापारी गुजरात में 1000 रुपए का सामान बेचता है और दर 18% है, तो 180 रुपीज आईजीएसटी लगेगा। 3. जीएसटी की दरें, जीएसटी रेट स्लैब्स। जीएसटी दरों को मुख्य रूप से 5 स्लैब्स में बांटा गया है। दर रेट किस पर लागू होता है? 0% आवश्यक वस्तुएं, अनाज, दूध, नमक, दही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। 5% सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, जीवन रक्षक दवाएं और घरेलू एलपीजी। 12% प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद, मक्खन, घी, मोबाइल फोन, फ्रूट जूस। 18% अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, औद्योगिक मध्यवर्ती और अधिकांश सेवाएं। 28% लग्जरी वस्तुएं और कुछ हानिकारक वस्तुएं जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, वातानुकूलक, एसी। विशेष दरें: सोना 3% और कुछ कीमती पत्थरों 0.25% के लिए अलग दरें भी हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस 28% स्लैब के ऊपर लग्जरी और सिन वस्तुओं जैसे सिगरेट, बड़ी कारें पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है। 4. जीएसटी के प्रमुख लाभ, की बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। 1. एक राष्ट्रीय एक कर, वन नेशन वन टैक्स। इसने पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को आसान बनाया है। 2. दोहरे कराधान की समाप्ति। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कर पर कर कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो गया है। 3. कर आधार में वृद्धि। जीएसटी के तहत अधिक व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व बढ़ा है।
4. ऑनलाइन प्रक्रिया। जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन कंप्लायंस में सुधार हुआ है। 5. व्यवसायों के लिए सरलता। कई करों के बजाय अब केवल एक ही कर कानून का पालन करना होता है।